हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, जूलॉजी की इस क्लास में हम लोग सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड सर्कुलेशन में टोटल 175 क्वेश्चन है। आप लोग का बहुत सहयोग और बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त हो रहा है, उसके लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लोग 75 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और हर दिन की तरह आज भी आप लास्ट में अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा। साथ ही इसी चैनल पे हम बहुत जल्द यूपी होमगार्ड की तैयारी कराने वाले हैं। आपके जानने वाले में, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, परिवार में जो कोई भी हो, उन तक इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। बहुत जल्द आपको जैसे ही केवीएस के एग्ज़ाम खत्म होंगे या फिर आप कहिए तो एलटी के एग्ज़ाम के बाद हम होमगार्ड का या फिर उसके पहले जैसे मुझे टाइम मैनेज हो पाता है, मैं उसके भी वीडियो आपको अवेलेबल करवाना शुरू कर दूँगी। आप किस बुक से पढ़ना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं, इसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है। यानी कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सर्वग्राही होता है, यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। सही जवाब ऑप्शन डी एबी। एबी को सर्वग्राही और ओ को सर्वदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ल्यूकोसाइट नॉन फैगोसाइट होता है। नॉन फैगोसाइट यानी कि जो भक्षण प्रवृत्ति का नहीं है। तीन है ऐसे जो भक्षण प्रवृत्ति के हैं, एक है जो नॉन फैगोसाइट है। तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये तीनों फैगोसाइट हैं और इस्नोफिल जो है ये नॉन फैगोसाइट है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस्नोफिल। मोनोसाइट को रक्त का मैक्रोपुलिसमैन कहा जाता है। न्यूट्रोफिल फैगोसाइट प्रकृति का होता है। इस्नोफिल जो है वो नॉन फैगोसाइट का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा के उच्च सांद्रता में है। एल्बुलिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन या फिर ग्लोबुलिन। सही जवाब हो जाएगा इसका प्लाज्मा के उच्च सांद्रता में एल्ब्यूमिन है। रक्त प्लाज्मा में 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें प्लाज्मा में सबसे अधिक सांद्रता में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। कितना होता है? 4.4%। कितना? 4.4%। और सबसे कम कौन सा होता है? तो फाइब्रिनोजन होता है। कितना होता है? 0.3%। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रक्त प्लेटलेट्स का उत्पादन किस एक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इरिथ्रोपोइन, थ्रोम्बोपोइन, प्लाज्मिन या हिपैरिन। सही जवाब ऑप्शन बी, थ्रोम्बोपोइटिन। रक्त प्लाज्मा को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, इसीलिए इसका जो उत्पादन है वो थ्रोम्बोप्रोटीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग कल के वीडियो के कमेंट ले लेंगे कि किसने कमेंट किया, किसने हमारे मोटिवेशन के लिए हमें अच्छा फीडबैक दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ वाले बच्चे के क्रमशः ओ और बी रक्त समूह वाले माता और पिता से पैदा होने की कितनी प्रतिशत संभावना है। यानी कि अगर माता ओ और पिता बी हैं तो कितना परसेंट संभावना है कि ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा होगा। सही जवाब ऑप्शन बी 50%। क्योंकि अगर माता का रक्त समूह ओ है, पिता का रक्त समूह बी है, तो बच्चे का जो रक्त समूह होगा वो प्लस प्लस और बी माइनस बी प्लस हो सकता है। तो 50% संभावना है कि माता का पा जाए, 50% संभावना है कि पिता का पा जाए, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में मिट्रल वाल्व किसके बीच के सुराख की रक्षा करते हैं। अब इसका आंसर देखने से पहले हम कल का कमेंट ले लेते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, जिसमें प्रदीप भारद्वाज, प्रियंका यादव, विनय वर्मा, एमडी चंदन, शिल्पी सागर, उपासना, इन सब लोगों ने मेरे मोटिवेशन के लिए अच्छे अच्छे कमेंट, अच्छे अच्छे फीडबैक लिखे हैं और आपके मोटिवेशन से ही मैं वीडियो को और बना पा रही हूँ। बॉटनी में मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके लैंग्वेज को देखते हुए, लेकिन आप में से आया है कमेंट कि मैम आप जो है कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें उसके लिए थैंक यू। तो हम आपके लिए बॉटनी की भी क्लासेस लेकर आएंगे। ठीक है, बस उम्मीद करती हूँ इसी तरह आपका सहयोग और सपोर्ट हमें आगे भी मिलता रहेगा। क्वेश्चन है, स्तनधारियों में मिट्रल वाल्व किसके बीच के सुराख की रक्षा करता है। तो हम लोगों ने देखा था जो मिट्रल वाल्व है, जिसे बाइकॉस्पेड वाल्व कहा जाता है, वो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हर्ट है अगर, तो ये जो लेफ्ट ऑरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बीच अर्धचंद्राकार यानी कि सेमिलुलर वाल्व पाया जाता है। और इसके बीच जो है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपका ही मिट्रल वाल्व पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप डायग्राम के माध्यम से देख लीजिए, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट ऑरिटर है, ऑरिटर यानी
आर्ट्रियम यानी कि ऑरिकल भी इसको कह सकते हैं। और इसके बीच में ये जो वाल्व है इसी को जो है ऑर्टरिक वाल्व कहते हैं, और जो ये वाल्व है इसको मिट्रल वाल्व कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, रायनी या मिक्सचर कणिका किसके साथ जुड़ी होती है? रायनी या मिक्सचर कणिका जो होती है वो हीमोस्पोरिडिया के साथ जुड़ी होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रायनी या मिक्सचर कणिका हीमोस्पोरिडिया के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्तनधारी रक्त में सबसे बड़ी कणिका कौन सी है? तो इसका जवाब हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में भी देखा था कि जो सबसे बड़ी कणिका है, सबसे बड़े जो वो हैं कॉर्पसेल्स हैं, उनको मोनोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मोनोसाइट्स। इनका आकार कितना होता है? 22 माइक्रोन होता है। सबसे छोटा पूछ ले तो सबसे छोटा जो होगा वो बेसोफिल होगा, ये नॉन फेगोसाइट होता है। अगला क्वेश्चन, समान स्तर पर मानव रक्त में ऑक्सीजन की प्राप्ति 100 ml मात्रा होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 100 ml मात्रा में ऑक्सीजन जो है 20 ml प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में लगभग 100 ml रक्त परिवहन करता है तो कितना? 20 ml ऑक्सीजन। अगर 100 ml रक्त है तो वो 20 ml ऑक्सीजन प्रवाहित करेगा। ठीक है, कैसे? यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे जो है निकाल के दिखाया गया है कि अगर 100 ml रुधिर में लगभग 20 ml ऑक्सीजन परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। लगभग 100 ml रुधिर में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। तो 15 गुणे 1.34 ml अगर आप निकालेंगे तो लगभग 20.10 ml निकल के आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, यही अगर आपका 20 की जगह अगर ये आपका 100 की जगह 200 दे देता तो 200 में आपको 30 ग्राम हीमोग्लोबिन मिल जाता। 30 ग्राम हीमोग्लोबिन मिल जाता तो आप 30 गुणे 1.39 अगर इतना मल्टीप्लाई कर देते तो आपका जो निकल के आता वही आपका आंसर हो जाता। ठीक, क्योंकि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में लगभग 100 ml रक्त परिवहन करता है। वही क्वेश्चन कितने एग्जाम में आया है? ठीक है, कितना करता है? 100, और लगभग सब में 100 ही पूछा गया है। 20 ml ऑक्सीजन ले जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कणिका युक्त नहीं है, यानी किसमें ग्रेन्युलोसाइट्स नहीं पाया जाता? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो है इसमें ग्रेन्युलोसाइट्स नहीं पाया जाता। ये क्या है? ये एक प्रकार का ल्यूकोसाइट सेल है जिसे आरबीसी के नाम से भी जाना जाता है। इसे वाइट ब्लड सेल्स या फिर श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ल्यूकोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स, एक एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होता है इसमें साइटोप्लाज्मिक कण पाए जाते हैं, और एग्रेनोसाइट जो होता है इसमें कोई भी कण नहीं पाया जाता है। अब बात करें ग्रेनोसाइट्स की तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और वैसोफिल। और जो एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं जिसमें कणिका नहीं पाई जाती वो 2 प्रकार के होते हैं, एक लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट। तो आपको लिम्फोसाइट नहीं, ऑप्शन में मोनोसाइट दिख रहा है, इसके साथ साथ लिम्फोसाइट भी एग्रेनुलोसाइट्स का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में सिरा आलिंदी घुंडी जो विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, जो हृदय मांसपेशियों के संकुचन का समन्वय करता है, कहाँ स्थित है? अब देखिए, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हिंदी में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हिंदी में पूछा जा रहा है ऐसे नोड के बारे में। साइनोएट्रियल नोड जो है वो कहाँ स्थित होता है? तो साइनोएट्रियल नोड जो है वो राइट एट्रियम में स्थित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, साइनोएट्रियल नोड सुपीरियर वेना कोवा के छिद्र के दाहिने नीचे दाहिने आलिंद यानी राइट एट्रियम में स्थित होता है। या करता क्या है? तो यह पेसमेकर की तरह काम करता है, यानी दिल की धड़कन को, हार्ट की धड़कन को प्रभावित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन ए जो वयस्कों में प्रमुख हीमोग्लोबिन है निम्नलिखित में से शामिल है, उसमें क्या शामिल है? तो हीमोग्लोबिन ए में 2 अल्फा श्रृंखला और 2 बीटा श्रृंखला जो है वो शामिल है। हीमोग्लोबिन ए को HbA इस तरह लिखा जाता है। ये वयस्क में 95 से 98% हीमोग्लोबिन बनता है। इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा सेल जो है बीटा प्रोटीन श्रृंखलाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, ऑन्टोजेनी की दृष्टिकोण से यकृत है एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, मीजोडर्मल या बोथ एक्टो एंड इंडोडर्मल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोडर्मल। ऑन्टोजेनी की दृष्टि से यकृत जो है ये एंडोडर्मल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए इंडोडर्मल में और क्या क्या है, तो इंडोडर्मल में सीकम, इंटेस्टाइन, स्टमक, थाइमस, लीवर, पैनक्रियाज, लंग्स, थायराइड और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब जो है ये सब भी एंडोडर्मल वर्जिन के होते हैं, यानी कि अंतः स्तर से इनका उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होते हैं।
अगला क्वेश्चन, यदि माता पिता का रक्त समूह बी और यदि माता का रक्त समूह बी और पिता का रक्त समूह ए है तो बच्चे की संभावित रक्त समूह क्या होगा? अगर माता का मिलेगा तो बी हो जाएगा, अगर पिता का मिलेगा तो ए हो जाएगा। यानी कि इसका जो संभावित रक्त समूह हो जाएगा वो या तो ए होगा, या तो ए बी होगा, या तो बी होगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए किसका किसका रक्त समूह रहता है तो क्या हो जाता है, अगर माता पिता का ओ है तो बच्चा डेफिनेटली ओ होगा, ए है तो अगर इसका मिल गया तो ए ओ, इसका मिल गया तो ए, ऐसे ऐसे जो है ये रक्त समूह जो है निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन के लिए आवश्यक है, विटामिन के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन के इज रिक्वायर फॉर फैब्रिनोजन को फैब्रिन में बदलना, कन्वर्जन ऑफ थ्रोम्बोफ्लोबिन ऑफ थ्रोम्बिन, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के की आवश्यकता प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में होता है। कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइजेन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइजेन जो है ये स्रावित होता है थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा। ऑप्शन बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्लड प्लेटलेट्स ये थ्रोम्बोसाइट ही है, थ्रोम्बोसाइट को ही ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोलेजन पाया जाता है, कोलेजन कहाँ पाया जाता है? कोलेजन टेंडन में, कार्टिलेज में, बोन्स में, या ऑल ऑफ एबव? सही जवाब ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। कोलेजन जो है ये टेंडन, कार्टिलेज और बोन्स तीनों में पाया जाता है। ये सब बंडल के रूप में पाए जाते हैं। कोलेजन दो प्रकार के होते हैं, एक वाइट कोलेजन, एक येलो कोलेजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फाइब्रिनोजन पाया जाता है? फाइब्रिनोजन प्लाज्मा ओनली, एलोन, लिम्फ एलोन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ एबव? सही जवाब ऑप्शन ए, फाइब्रिनोजन केवल प्लाज्मा में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दाहिने आलिंद के कोरोनरी साइनस का खुलना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो दाहिने आलिंद के जो कोरोनरी साइनस है ये थीवेसियस वाल्व के द्वारा ओपन होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आप देखिए, ये डायग्राम है। जब आप हार्ट को दो भागों में बांटते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो पूछा जा रहा है दाहिना आलिंद यानी कि राइट एट्रियम, राइट एट्रियम यानी ये वाला, ये किसके द्वारा खुलता है? तो ये कोरोनरी साइनस जो किसके द्वारा खुलता है, यहाँ पे आप देखिए थीवेसियन वाल्व कहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। ये देखिए यहाँ पे थीवेसियन वाल्व के द्वारा ये खुलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मिट्रल वाल्व का दूसरा नाम क्या है? कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, मिट्रल वाल्व को बाइकास्पेट वाल्व के नाम से जाना जाता है। ये कार्य क्या करता है? तो इसको जो है ये दो पट्टी फ्लैप से युक्त होती है, इसलिए बाइकास्पेट वाल्व कहते हैं। या बायां आलिंद में उपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लसिका में नहीं पाया जाता, यानी लिम्फ में कौन सा नहीं पाया जाता? पानी, सॉल्यूट, वाटर सॉल्यूट, ल्यूकोसाइट, या फिर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स? तो लसिका में रेड ब्लड कॉर्पसेल्स नहीं पाया जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं या फिर इसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, ये लसिका में नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा लिम्फ होता है वो रंगहीन होता है, तरल होता है, ऊतकों से बना होता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसिटिल कोलिन दिल की धड़कन की दर को घटा देती है, इसे किस पर लगाया जाता है? लेफ्ट ऑरिकल, एसए नोड, एवी नोड, या टिप ऑफ द वेंट्रिकल? सही जवाब ऑप्शन बी, एसए नोड। एसिटिल कोलिन दिल की धड़कन की दर को घटा देती है, इसे एसए नोड पर लगाया जाता है। एसए नोड क्या है? तो पेसमेकर का काम करता है, ये दिल की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन अणु की बीटा श्रृंखला में अवशिष्ट अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 114, 146, 164 या 241? सही जवाब ऑप्शन बी, 146। हीमोग्लोबिन अणु को दो अल्फा चैन और बीटा चैन से बना होता है। अल्फा चैन जो है ये 141 अमीनो अम्ल और बीटा चैन जो है 146 अमीनो अम्ल इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बीटा चैन पूछा है, बीटा श्रृंखला पूछा है, तो इसमें 146 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अल्फा चैन पूछ लेता तो 141 हो जाता। ठीक है, 141 हो जाता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है, यानी हार्ट बीट इन द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में हृदय स्पंदन कैसे होता है? सही जवाब ऑप्शन बी, मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक किस में होता है? तो ये मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में होता है न्यूरोजेनिक। अगला क्वेश्चन,
कोलोरॉइड शिफ्ट संबंधित हैं। कोलोरॉइड शिफ्ट इज रिलेटेड विथ, किससे कोलोरॉइड शिफ्ट संबंधित होते हैं? तो कोलोरॉइड शिफ्ट को ही हैम्बर्ग शिफ्ट या हैम्बर्ग फेनामेनन के नाम से जाना जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट से संबंधित होते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरिथीसियन के हृदय में त्रिवलन यानी कि ट्राइकास्पेट वाल्व किसके बीच होता है? यूरिथीसियन के हृदय में ट्राइकास्पेट वाल्व, तो ये जो होता है ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर वहीं पे बाइकास्पेट पूछा जाए तो ये लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य पाया जाता है, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य सेमी ल्यूनर वाल्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव में भक्षाणविक यानी फैगोसाइट प्रदर्शित करने वाली रुधिर कोशिकाएं कौन सी हैं? यानी कि फैगोसाइट सेल पूछा जा रहा है कौन सी है, तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जीआईसी बायोलॉजी में पूछा गया। मोनोसाइट जो है ये फैगोसाइट सेल है। मोनोसाइट के साथ साथ ल्यूकोसाइट भी फैगोसाइट सेल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि होती है। स्वस्थ मनुष्य में हृदय चक्र कब धड़कता है, कितने सेकंड बाद धड़कता है? तो 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 से 75 बार जो है प्रति मिनट धड़कता है। अगर आप 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60/70 कर देंगे तो ये 0.8 सेकंड निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि 0.8 सेकंड में मनुष्य का हृदय जो है वो धड़कता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है सांस लेने में कम ऊर्जा खपत होती है, सांस छोड़ने में ज़्यादा खपत होती है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लेता है। अगला क्वेश्चन, 1 लीटर रक्त के द्वारा कितनी ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचाई जाती है? 1 लीटर रक्त के द्वारा, वही सेम क्वेश्चन, कितनी ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचाई जाएगी? सही जवाब हो जाएगा 200 ml। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ऑक्सीजन परिवाहित करता है। अगर 1 लीटर है तो 20 ऑक्सीजन, मैंने आपको बता दिया था कि अगर 20 ml ऑक्सीजन निकलेगा तो ये हो जाएगा 200 ml, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीत अस्थि मज्जा का क्या कार्य है? यानी कि येलो बोन मैरो का कार्य पूछा जा रहा है। येलो बोन मैरो का क्या कार्य है? आरबीसी का निर्माण, रक्त कोशिकाओं का निर्माण, ग्लाइकोजन संग्रह या वसा संग्रह? सही जवाब फैट स्टोरेज। पीत अस्थि मज्जा यानी येलो बोन मैरो का कार्य जो है ये वसा का संग्रहण करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में स्ट्रोक आयतन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 70 ml। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में स्ट्रोक आयतन जो है वो 70 ml होता है। प्रत्येक धड़कन, हृदय की जो धड़कन है, ये हृदय के बाएं नीले से निकलने वाले रक्त की मात्रा को स्ट्रोक आयतन कहा जाता है। इसे लीटर या बीट में मापा जाता है। प्रत्येक वेंट्रिकल यानी नीले से निकलने के लिए स्ट्रोक आयतन सामान्यतः बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, कितना होता है? 70 ml। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धमनियों के बारे में क्या असत्य है? यानी कि 3 चीज़ें यहाँ सत्य है, एक असत्य है। धमनियाँ उनकी थिक वाल होती है, बिल्कुल सही बात। हैव वाल्व्स, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि धमनियों के पास कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। जो आर्टरीज है इसके पास कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता है। हाई रेट ऑफ ब्लड फ्लो, बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसमें प्योर ब्लड बहता है। उपयुक्त सभी ये सही नहीं होगा क्योंकि बी जो है गलत है। बी गलत होते हुए भी ये सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा असत्य है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनियां कौन सी हैं? रुधिर वाहिनियां सबसे छोटी, सही जवाब कैपिलरली यानी कि केशिकाएं। ऑप्शन ए, शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनियां केशिकाएं यानी कैपिलरली होती हैं। रुधिर कोशिकाएं बहुत महीन होती हैं। इसकी भित्ति की मोटाई केवल 1 कोशिका जितनी होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के रुधिर में प्रति घन मिमी में यानी मिलीमीटर में रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या क्या है? मनुष्य के रुधिर में प्रति घन मिलीमीटर में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 2 लाख से 4 लाख। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या 1 घन मिलीलीटर रक्त में 3 लाख होती है, तो लगभग 2 से 4 लाख इसका संख्या हो जाएगा। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका व्यास 2 से 4 माइक्रोन होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है। और इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर वर्ग ए बी में होता है। ए बी जो होता है इसको सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही होने के कारण इसमें एंटीबॉडी जो है वो नहीं होती है, नो एंटीबॉडी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, रक्त वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुकता है एल्बुमिन द्वारा, हिपैरिन द्वारा, ग्लूकामिन द्वारा या फाइब्रिनोजन द्वारा। तो जब हमें कहीं चोट लग जाती, कट जाता है, ब्लड गिरने लगता है, तो वो थक्का जो है ना बने, रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जो बनता है वो किसके कारण, तो वो बनता है फाइब्रिनोजन के कारण। लेकिन हमारा ब्लड हमारी बॉडी में अच्छी तरह से फ्लो होता रहे, ब्लड क्लॉटिंग ना हो, तो वो किसके कारण होता है, तो हिपैरिन के कारण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। थक्का जमने से कौन रोकता है, हिपैरिन रोकता है। ठंड के मौसम में आफ्टर कोविड लोगों का ब्लड बहुत ज़्यादा क्लॉट हो रहा है, तो आप लोग से अनुरोध है, अगर ऐसा कोई लक्षण दिखे तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर घर में किसी को ऐसा कुछ हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है, सर भारी हो रहा है या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है, तो उसको डिस्प्रिन या फिर एस्प्रिन दवा एक देकर, अगर आपके घर में अवेलेबल है तब मेडिकल स्टोर लेके जाएं। अगर आप नॉर्मल है तो तेज पत्ता जो है उसको पानी में खौलाकर पानी के साथ पीते रहें, जिससे ब्लड का क्लॉटिंग शरीर में ना हो पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, हार्ट बीट रेट, ब्लड प्रेशर, बोथ या फिर नन। सही जवाब ऑप्शन बी, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर यानी बीपी मापा जाता है। बीपी समान कितना होता है, 90 120 समान बीपी होता है। ठीक है, कहीं कहीं 80 120 भी लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन, भ्रूण अवस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का विकास होता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का जो निर्माण है ये एम्ब्रियोनिक स्पेस में यकृत और स्प्लीन में होता है, यानी कि लीवर और स्प्लीन में होता है। लेकिन जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसका जो है आरबीसी के कब्रगाह के नाम से स्प्लीन को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रेवयार्ड इंग्लिश में बोलते हैं कब्रगाह को। अगला क्वेश्चन, लवण जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, किसके कारण रक्त का थक्का जमता है, अभी पूछा था किसके कारण नहीं जमता, तो हिपैरिन के कारण नहीं जमता। और जमता किसके कारण है, तो कैल्शियम के कारण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब किसी कटे हुए भाग से रुधिर बहता है तब वह जेली के रूप में कुछ मिनटों में जम जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। और ब्लड क्लॉटिंग होता किसकी वजह से, तो थ्रोम्बोसाइट्स के कारण जो है, थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो टूट जाता है, जिससे एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ मुक्त होकर रुधिर के प्रोटीन से क्रिया करता है, जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ में बदल देता है। या थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर के कैल्शियम आयन से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन तथा ट्रिप्टेज नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके निष्क्रिय थ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में बदल देता है। फाइब्रिन रक्त रुधिराणुओं के से मिलकर रक्त का थक्का जमा देता है। विटामिन के भी रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगला क्वेश्चन, जिस श्वेत रोगाणु में सेम के बीज जैसा केंद्रक पाया जाता है, कौन सा वो वाइट ब्लड सेल्स है, यानी वाइट ल्यूकोसाइट है, जिसमें केंद्र सेम के बीज जैसा न्यूक्लियस पाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी, मोनोसाइट। मोनोसाइट में सेम के आकार की संरचना का केंद्रक पाया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन, क्या आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है या नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान घटने पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वियोजन वक्र का क्या होगा। अगर रक्त का पीएच मान घट जाएगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वक्र जो है वो दाहिनी ओर विस्थापित हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि हृदय की धड़कन 120 प्रति मिनट है तो हृदय चक्र अवधि क्या होगी। 120 मिनट है, 120 मिनट प्रति मिनट, मिनट में 60 सेकंड, इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 से 12 कट गया 2, तो 2 सेकंड हो जाएगा। हृदय की चक्र अवधि कितना निकल के आ गई, 2 सेकंड। ऑप्शन डी इसका सही जवाब 2 सेकंड। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है, सब लामा, मस्क डियर जिसे कस्तूरी मृग कहते हैं, एम्फ्यूमा या फिर नेक्ट्यूरस। सही जवाब ऑप्शन सी, एम्फ्यूरा। सबसे बड़ी आरबीसी एम्फ्यूरा में पाई जाती है, कितनी, 75 से 80 माइक्रोन। ठीक है, एम्फ्यूरा क्या है, तो यह उभयचर प्राणी है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी किसमें पाई जाती है, तो मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग में पाई जाती है, कितनी, 2.5 माइक्रोन की। सभी स्तनियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, यानी जितने मैमल्स हैं उसमें किसकी होती है, तो हाथी की होती है, एलिफेंट की होती है, कितनी होती है, 9 से 11 माइक्रोन। और उभयचर की लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं। ठीक है, बाकी सबकी जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन जो उभयचर होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, जैसे एम्फ्यूरा हो गया, एम्फ्यूमा हो गया, फ्रॉग हो गया, इन सब में आरबीसी पाई जाती है। किस शेप की पाई जाती है, अभी मैंने आपको बताया था, किस शेप की, सेम के बीच की आकार की। ओके, अगला क्वेश्चन,
निम्न अंगों में से किस एक को रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाएगा? तो स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्प्लीन होता कहाँ है? तो यह हमारे स्टमक यानी कि हमारे पेट के ऊपर बाएं हिस्से में उपस्थित होता है। ठीक है, यह सामान्यतः बैंगनी रंग का होता है। इसकी लंबाई लगभग 4 इंच होती है। यहाँ पे देखिए हमारा स्टमक है, स्टमक, और इस स्टमक के ऊपर जो है ये यहाँ पे स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, हृदय स्पंदन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है, यानी कि स्टिमुलेटिंग हार्ट बीट को कौन सा हार्मोन्स उत्तेजित करता है? सही जवाब ऑप्शन सी एल्टीग्रेड और पीजीटी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन। एड्रेनिल, एड्रीन को फियर एंड फाइट हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। यह हृदय की धड़कन को उत्तेजित कर देता है। कभी कभी जब हम अचानक से किसी बात को लेकर डर जाते हैं या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो हमारे शरीर से एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है, जिससे हमारे हृदय की धड़कन जो है बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, इसी को फियर एंड फाइट हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव में सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक दाब होता है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दाब यानी कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर पूछा जा रहा है। तो सिस्टोलिक होता है 120, डायस्टोलिक होता है 80। 120/80 ये होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब दोनों जनक रुधिर वर्ग ए बी के हों तो बच्चे कैसे होंगे? जब माता और पिता दोनों ए बी के हों तो उनके बच्चे कैसे होंगे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, या तो ए होंगे, या तो बी होंगे, या तो ए बी होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से लेकर रिवीजन करते रहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है, यानी कि यूमीन के लिए कौन सी, यूमीन यानी प्रतिरक्षा तंत्र के लिए कौन सी कोशिका है? सही जवाब ऑप्शन बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, इसमें भ्रमण की क्षमता होने के कारण यह हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर लेती है जगह जगह घूम के। ये फैगोसाइट कोशिका है, ठीक है, जिसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दो इसमें पाई जाती हैं। ठीक, टी लिम्फोसाइट को ही किलर सेल के नाम से जाना जाता है, किलर टी सेल के नाम से। अगला क्वेश्चन, रक्त पट्टिकाणुओं यानी ब्लड प्लेटलेट्स का उत्पादन नियंत्रित होता है। ब्लड प्लेटलेट्स का उत्पादन कहाँ नियंत्रित होता है? सही जवाब ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट के द्वारा। थ्रोम्बोसाइट के द्वारा ब्लड प्लेटलेट्स का उत्पादन जो है वो नियंत्रित होता है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या कार्य करता है? तो ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी इसको सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक एंटीबॉडी में कुल कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं? एक एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू, ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी त्रिदोषण प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। लिम्फोसाइट बी, लिम्फोसाइट टी, लिम्फोसाइट एल या लिम्फोसाइट पी? सही जवाब ऑप्शन ए लिम्फोसाइट बी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निलयों द्वारा हृदय निर्गम में कितनी मात्रा में रक्त पंप किया जाता है? तो निलय के द्वारा 5 लीटर पंप जो है रक्त का किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना? 5 मीटर, या कहें 5 लीटर 40 मिलीलीटर। ठीक है, लगभग जो 5 लीटर के बराबर है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन बी। एक स्ट्रोक आयतन की मात्रा कितनी होती है? तो 70 मिलीलीटर होती है। और 1 मिनट में हृदय जो है 72 बार धड़कता है। तो 70 × 72 आप करेंगे तो 5040 निकल के आएगा, जो लगभग 5 लीटर के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आती हैं, क्या कहलाती हैं? ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपोइसिस, ल्यूकोमिया या फिर ल्यूकोसाइटोसिस? सही जवाब ऑप्शन सी ल्यूकेमिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ल्यूकेमिया में श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है और अपरिपक्व WBC परिवहन में आ जाती है। इसी को ल्यूकेमिया या फिर रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है, ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। बात करें ल्यूकोपेनिया की, ये क्या है? तो इसमें WBC की मात्रा कम हो जाती है। ल्यूकोपोइसिस में क्या होता है? तो ये WBC के निर्माण की एक प्रक्रिया है जिसे ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। और ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? तो इसमें WBC की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थॉडी टेंडिनी पाए जाते हैं हृदय के निलय में, हृदय के आलिंद में, जोड़ों पर या मस्तिष्क के निलय में? सही जवाब ऑप्शन ए वेंट्रिकल ऑफ हार्ट यानी कि हृदय के निलय में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हृदय रुधिर परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय अंग होता है। मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय होता है, 2 आलिंद 2 निलय। निलय की पेशियां ट्राइकास्पिड वाल्व तथा कपाट जो बाइकास्पिड वाल्व द्वारा कोलेजन तंतु से जुड़े होते हैं, जिन्हें कार्डी टेंडनी कहा जाता है। जो कोलेजन तंतु होता है इसी को
कार्डी टेंडनी कहा जाता है। समान बाल मतलब बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको आमतौर पे हृदय धागा या हार्ट स्टीयरिंग के नाम से भी जानते हैं। ये कोलेजन तंतु होते हैं, इसी को हृदय टेंडनी कहा जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो बाइकास्पेट वाल्व और ट्राइकास्पेट वाल्व जो है इसी से कार्डी टेंडनी से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो हम लोगों ने कई बार पढ़ चुका कि हृदय की धड़कन जो है वो पेसमेकर द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन इसके साथ साथ पेसमेकर के द्वारा, सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा और वेगस नर्व के द्वारा, तीनों के द्वारा ही हृदय की धड़कन जो है वो नियंत्रित होती है। पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र हृदय स्पंदन को रोकती है और सिंपैथिक तंत्रिका तंत्र हृदय स्पंदन को उत्तेजित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्तनियों में हृदय स्पंदन का नियमन किससे होता है? स्तनियों में हृदय स्पंदन का नियमन हृदय में गति निर्धारण की उपस्थिति से होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेसमेकर हृदय में क्या कार्य करता है? तो पेसमेकर जो है ये हृदय स्पंदन आरंभ करता है, यानी कि स्टार्ट करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हार्ट बीट को स्टार्ट करता है पेसमेकर। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य विद्युत हृदय लेख बना होता है, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बना होता है, ईसीजी जिसे कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ईसीजी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये किससे बना होता है? तो ये पी वेव्स, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स तथा टी वेव से बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की मतलब हार्ट बीट मापने के लिए ईसीजी करवाया जाता है। जो आप लोगों ने कोई एडमिट होगा तो आपने देखा होगा, उसके पास एक ऐसे बोर्ड लगा होता है, उस पर ये चलता रहता है। इसी को ईसीजी के नाम से जाना जाता है। और ये किससे किससे बना होता है? तो ये पी वेव जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, पी वेव, क्यूआरएस वेव जो यहाँ पे दिख रहा है, और टी वेव, इससे बना होता है। जब ऐसे राउंड होता है ऐसे, तो इसको पी वेव कहा जाता है। जब ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल खाली हो जाता है, इसे क्यूआरएस वेव कहा जाता है। और जब ये ऐसे थोड़ा सा उठा होता है, कोन शेप होता है, तो इसे टी वेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पी वेव क्या है? तो यह आलिंद संकुचन को दर्शाता है। क्यूआरएस क्या है? तो यह निलय संकुचन के प्रारंभ की सूचक है। और टी क्या है? तो यह निलय के समान दशक का सूचक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूमिनोग्लोबिन का उत्पादन करते हैं। यूमोग्लोबिन का उत्पादन कौन करता है? नेचुरल किलर सेल्स, मेमोरी सेल्स, साइटोसिक सेल्स या फिर प्लाज्मा सेल्स? सही जवाब ऑप्शन डी प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये एक बी कोशिका यानी बी लिम्फोसाइट कोशिका होती हैं जो एंटीबॉडी बनाती हैं, जिन्हें इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेमोरी कोशिका क्या होती हैं? तो मेमोरी कोशिका किसी विशेष एंटीजन को याद कर लेती हैं। यूमिनोग्लोबिन का उत्पादन प्लाज्मा कोशिकाओं से होता है और प्लाज्मा कोशिकाओं को ही बी कोशिका यानी बी सेल्स कहते हैं। इसी को बी लिम्फोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं अधिकांश होती हैं? प्रतिरोधी तंत्र में कौन सी कोशिका होती है? टी किलर सेल, किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, साइटोक्सिक टी सेल या मेमोरी सेल? तो प्रतिरोधी तंत्र में मेमोरी सेल जो है ये अधिकांश देखने को मिलती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हैम्बर्ग प्रक्रिया को कहा जाता है। हैम्बर्ग फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? तो इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसी को क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज हैम्बर्ग नामक साइंटिस्ट ने की थी। उन्हीं के नाम पे इसका नाम हैम्बर्ग प्रक्रिया या हैम्बर्ग फेनोमेनन हो गया। इसी को क्लोराइड शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट के बीच में क्लोराइड और कार्बोनेट का परिवर्तन क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोरोनरी धमनी रोग मुख्यतः उस व्यक्ति में पाया जाता है जो पीड़ित हो रक्त अल्पता यानी एनीमिया से, हीमोफीलिया से, हाई ब्लड प्रेशर से या लो ब्लड प्रेशर से। तो कोरोनरी धमनी रोग जो है ये हाई ब्लड प्रेशर वालों में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिससे रक्त का प्रवाह सामान्य रूप से नहीं हो पाता। यह रोग उम्र बढ़ने, आनुवंशिकता तथा उच्च रक्तचाप की वजह से होता है। कभी कभी कोलेस्ट्रॉल रक्त की धमनी में जम जाता है, जिससे हृदय तक रक्त प्रवाह नहीं हो पाता और रोगी को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, रक्त वाहिनियों की रोकथाम को क्या कहा जाता है? तो रक्त वाहिनियों की रोकथाम को होमियोस्टेसिस, क्यूवरमेटोस या हीमोस्टैटिस। तो सही जवाब ऑप्शन सी एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। रक्त वाहिनियों की रोकथाम को प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस इज कॉल्ड हीमोस्टैटिस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो खून को बहने के कारण से बनती है। यह घाव के चिकित्सा का पहला चरण है। इसमें रक्त तरल से जल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रिक सीमा शब्द प्लाज्मा सांद्रता को दर्शाता है जिसके ऊपर एक दिया गया पदार्थ मनुष्य के मूत्र में फैलता है। मनुष्य में ग्लूकोज के लिए ब्रिक की सीमा निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? यानी ग्लूकोज की सांद्रता पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 80 से 100 mg। ब्रिक की यानी किडनी की सीमा शब्द प्लाज्मा सांद्रता को दर्शाता है जिसके ऊपर एक दिया गया पदार्थ मनुष्य के मूत्र में फैलता है। मनुष्य में ग्लूकोज की सामान्य सीमा 80 से 100 mg होता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंतरीय रसांकुरों की रक्त वाहिनियां अवशोषित नहीं कर सकती, यानी कि ब्लड कैपिलरी ऑफ इंटेस्टाइनल विली कैन नॉट एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब नहीं कर सकती? आंतरीय यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इस पर कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसे बिलाई कहा जाता है, बिली कहा जाता है या फिर बिलाई भी कहते हैं। ये क्या एब्जॉर्ब नहीं कर सकती? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, साल्ट या अमीनो एसिड? सही जवाब ऑप्शन ए फैटी एसिड एंड ग्लूकोज। ये फैटी एसिड और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल विली की रक्त वाहिनियां अम्लीय वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल को अवशोषित नहीं कर सकती। ग्लूकोज अमीनो अम्ल रसांकुरों की श्लेष्मिका या एपिथेलियल अस्तर से विस्तृत होकर रुधिर की आंत कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड या कार्बिनो हीमोग्लोबिन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाइकार्बोनेट। रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का जो वहन है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब। बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है SCO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धमनी रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव है। धमनी रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव कितना है? 40 mmHg है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये 35 से 45 के बीच में होता है, तो आपको ऑप्शन बी मार्क करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त में विद्युत तटस्थता यानी उदासीनता यानी कि न्यूट्रलाइजेशन जिसे आप कह सकते हैं, बनाई रखती है, कौन बनाए रखता है? हैमबर्ग फेनोमेनन, हेरिंग ब्रूसस रिफ्लेक्शन या फिर हेल्ड्रेन प्रभाव या फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर द्वारा? तो सही जवाब हो जाएगा हैमनबर्ग फेनोमेनन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हैमनबर्ग फेनोमेनन को और किस नाम से हैमनबर्ग फेनोमेनन को तो क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जानते हैं। और यही क्या करता है, रक्त में जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है उसको बनाए रखता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निलयी आंकुचन प्रेरित होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज स्टिमुलेटेड बाय एसी नोड, AB नोड, पल्मोनरी वाल्व या फिर AB अपर्चर? सही जवाब ऑप्शन बी AB नोड, आलिंद निलयी घुंडी द्वारा। निलयी आकुंचन यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो आलिंद निलयी घुंडी यानी AB नोड के द्वारा प्रेरित होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय निर्गम लीटर प्रति मिनट में होगा जिसका स्ट्रोक वॉल्यूम 0.07 लीटर प्रति मिनट है, तो 90 मिनट की दर से धड़कता है? इसको आप निकाल लीजिए, 0.07 इंटू 90 कर दीजिए, निकल के आ जाएगा 6.30। सही जवाब 6.30 कहाँ है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला होता है हृदय निर्गम का कि हृदय का स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे श्वास दर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हैमबर्ग परिघटना को क्या कहते हैं? तो हैमबर्ग परिघटना को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब। कई बार आया हुआ क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। यह कैल्शियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन के लिए परागम में है, यानी कि आर पार हो जाता है। यह हृदय प्रणाली में होता है और लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली में बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयनों के आदान प्रदान को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समान स्थिति में लाल रक्त कणिकाएं लगातार नष्ट होती हैं और निम्न में से किस दर पर नई कणिकाओं का उत्पादन होता है? ऑप्शन 120 मिलियन मिनट, 180 मिलियन मिनट, 70 मिलियन मिनट या 35 मिलियन मिनट? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 120 मिलियन मिनट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। समान परिस्थिति में 1 सेकंड में 2 मिलियन RBC उत्पन्न होती हैं, इसलिए 60 सेकंड में कितनी हो जाएंगी? तो 60 गुणे 2 कर दीजिए, 120 मिलियन हो जाएंगी। ऑप्शन बी
ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 1 सेकंड में कितनी आरबीसी उत्पन्न होती है? 2। अगर 1 सेकंड में 2 होंगी तो जितना सेकंड दिया होगा उससे मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, उसका डबल निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों के रुधिर का दोहरा परिसंचरण संबंधित है, से संबंधित है? जोड़ीदार धमनी से यानी पेयर आर्टरी से, जोड़ीदार सिराओं से यानी पेयर वेन्स से, द ब्लड सर्कुलेट ट्विंस इन हार्ट एज क्विकली यानी रुधिर तीव्र शीघ्रता से हृदय में 2 बार परिसंचित होता है, या फिर पूरी प्रक्रिया 2 बार में संपन्न होती है और प्रथम हृदय से फेफड़े तक और वापस फिर हृदय से संपूर्ण शरीर तक, यानी द प्रोसेस इज कंप्लीट इनटू 2 टर्न्स, वन फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू रेस्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम हार्ट। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कि स्तनधारियों के रुधिर का दोहरा परिसंचरण तंत्र जो होता है या 2 बार में संपन्न होती है। पहला क्या होता है? पहला ये हार्ट जो है, हार्ट से फेफड़े तक यानी कि लंग्स तक जाता है, और दोबारा जो है फिर हार्ट से फिर ये लंग्स से हार्ट में जाता है और हार्ट से पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर पेसमेकर क्या है? तो पेसमेकर ऐसे नोड को ही पेसमेकर कहा जाता है। ऐसे नोड अर्धचंद्राकार आकार का होता है तथा बाएं आलिंद की दीवार में दाईं अग्र महाशिरा के निकट स्थित होता है। यह विशेष प्रकार की मांसपेशी युक्त तंतुओं से बनी संरचना होती है। इसे साइनोएट्रियल नोड भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या है, तो इसे साइनोएट्रियल नोड के नाम से जाना जाता है। एवी नोड कुछ छोटी तथा पतली तथा अंदर आलिंद कपाट के आधार भाग से दाएं आलिंद की ओर स्थित होती हैं। हृदय के प्रत्येक स्पंदन का प्रारंभ ऐसे नोड के तंतुओं के संकुचन की स्वतः उत्पन्न प्रेरणा के से होता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के 75 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुआ और इसके साथ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है खत्म हो गया। आई होप सो आपने इसके पहले के 100 क्वेश्चन भी देखे होंगे। अगला टॉपिक हमारा एक्सक्रेशन है। अगर आप लोग इसी तरह मोटिवेशन और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहे हमारी मोटिवेशन के लिए, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में करा के एक्सक्रेशन वाले टॉपिक को भी ख़त्म कर दिया जाए। एक्सक्रेशन में जो आपके क्वेश्चन है, एक मिनट मैं देख लेती हूँ कितने क्वेश्चन है एक्सक्रेशन में, यानी कि उत्सर्जन में। तो उत्सर्जन में आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 68 क्वेश्चन है। तो 68 क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं। आपका मोटिवेशन, आपका सहयोग, आपका साथ रहा तो। और हमारे लिए मोटिवेशन क्या है? आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। ठीक, थैंक यू। मम्मा